Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 14 मार्च 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। 76,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स वहां पर जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है इराक को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। इवन थंबनेल में भी हम लोगों ने सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं जिस पे डिस्कशन होने वाला है। वीडियो के अंत वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रीज़न यह है, वहाँ पे एक शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग सैंड माइनिंग। और जब सैंड माइनिंग के बारे में मैं सर्च करता हूँ, कुछ पीवाईक्यूज़ को ढूंढता हूँ, तो पता चलता है 2019 में यूपीएससी ने मेंस में सैंड माइनिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज मेंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, वैसे आजकल रोज कर रहे हैं। तो आज आपको पीवाईक्यू मिलेगा जिसमें आपने मेंस का अटेम्प्ट देना है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी। इस आर्टिकल को देखोगे तो आज न्यूज़पेपर में शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आपके सामने ये आर्टिकल नजर आएगा। बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइड में 57,381 करोड़ रुपीस रख दिए हैं। इस पूरे पैसे को जो अलग से रखा गया है, इसका एक फंड बनाया गया है एंड उस फंड का नाम है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। थोड़ा सा ये याद रखिएगा क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। देखो मामला क्या चल रहा है, आज दुनिया भर में बहुत सारे क्राइसिस शुरू हो चुके हैं वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और जैसे एलपीजी एलएनजी, इसका क्राइसिस आपको भारत में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल की समस्या अभी तो नहीं है, बट भविष्य में क्रूड ऑयल की समस्या देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। $100 पर बैरल ऑयल शॉक यहाँ पर आज के समय पर लग चुका है दुनिया भर की कंट्रीज को इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इस दौरान गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बजट बना रखा है ऐसा दृश्य उसमें नहीं था। ये कोई एक अचानक से इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से बजट डगमगाने लगता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर में स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहे, यानी हमारी इकोनॉमी की स्थिरता बनी रहे। और इसी के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। इसमें 57,381 करोड़ रुपीस केंद्र सरकार ने अलोकेट कर दिए हैं कि अगर कोई भी समस्या इकोनॉमी के अंदर में आएगी, इकोनॉमी में ज़्यादा उथल पुथल होगी, तो गवर्नमेंट अपनी साइड से यहाँ पर फंड खर्च करेगी। एंड अगेन इसमें तो इस आर्टिकल में ये एक पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने दोस्तों पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके थोड़ा और पैसा खर्च करने की डिमांड की है। और जो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके पैसा खर्च करने की डिमांड होती है, इसको बोलते हैं सेंटर्स सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। अभी मैं इसको भी डिटेल से समझाऊंगा कि ये सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है। लोकसभा ने फ्राइडे में यानी कल के दिन इसको पास कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। तो गवर्नमेंट को लगभग यहाँ पर 2.01 लाख करोड़ रुपीस के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट मिलेगा फॉर द एडिशनल एक्सपेंडिचर, कि इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन के लिए इतना अमाउंट यहाँ पर ये खर्च कर सकते हैं। जो आज हमारी इकोनॉमी को शॉक्स लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, उससे यहां पर सरवाइव करने में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यह आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही हैं। अब आगे की बात सुनिए, जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आर्टिकल का दोस्तों बैकग्राउंड अच्छी तरीके से समझ लिया है कि लोकसभा ने यहां पर पास कर दिया है सेंटर का सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, है ना। उसके अलावा सरकार को अलाउ कर दिया है कि सरकार ठीक है एडिशनल मनी चाहिए तो इस क्राइसिस के दौरान आप एडिशनल मनी खर्च कर सकते हैं। और ये सारा अप्रूवल मिल चुका है। जो एडिशनल कैश स्पेंडिंग पावर दी है गवर्नमेंट को वो है 2.01 लाख करोड़ रुपीस। ये पैसा ये खर्च कर सकते हैं। और मैंने बताया इस आर्टिकल में एक और स्पेशल फीचर मेंशन किया गया है विच इज़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। तो इसका भी क्रिएशन किया जा रहा है, इसको भी बनाया जा रहा है। तो आपके इकोनॉमी के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनेगा कि आखिरकार ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड होता क्या है और इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या है। ज़रा फटाफट यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत काम की ये इन्फॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट ने कितना फंड अनाउंस किया है, 57,381 करोड़ रुपीस। जो एक बड़ा अमाउंट अनाउंस किया गया ना, उसमें से 57,381 करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। अच्छा, आपसे क्या पूछेगा इसका पर्पस, कि बताओ इस फंड का मेन पर्पस क्या होता है। ये फंड सरकार की हेल्प करेगा किस चीज में, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स के अंदर में।
जब जब हमारी इकोनॉमी को कोई झटका लगता है, इकोनॉमी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज क्रिएट होने लगती हैं, तो उस दौरान दोस्तों यहाँ पर ये फंड हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आज के समय पर क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के हिसाब से जनरेट हो चुके हैं। एनर्जी का शॉर्टेज है मार्केट के अंदर में, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे मिलिट्री क्राफ्ट्स गिरा दिए गए। यूएसए का चौथा मिलिट्री क्राफ्ट कल गिर चुका है, KC-135, आगे हम लोग बात करेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड शॉक्स लग रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को भी। तो इसी दौरान दोस्तों सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए इस फंड का जो क्रिएशन है वो किया गया है। तो सिंपल टर्म में, अगर बहुत सिंपल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें, तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये फिस्कल स्पेस देगा, पैसों के मामले में एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा गवर्नमेंट को कि भाई हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को आराम से मैनेज किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे सुनिएगा। अब बात आती है यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है? फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तो बात कर ली, अब ये क्या है ये बताओ। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, नाम से पता चल रहा है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है एक रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से कि भाई हमको एडिशनल फंड दो, क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर बजट अनाउंस किया था, क्योंकि नया बजट यहां पर अभी आ चुका है फॉर द फर्दर ईयर, 1 मार्च से यहां पर वो कह सकते हैं, सॉरी 1 अप्रैल से यहां पर वो लागू होगा। तो अभी जो बजट है हमारा लास्ट ईयर वाला 2025-26 का चल रहा है, 31 मार्च तक वो चलेगा। तो यहां पे बात हो रही है कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में जब हमने बजट अलोकेट किया था वो इनसफिशिएंट है, कमजोर पड़ चुका है, वो बजट इस स्थिति को संभालने के लिए नहीं है, उस बजट में इतना पैसा नहीं बचा है। तो गवर्नमेंट यहां पर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि सर हमें एडिशनल फंड दो, ताकि देश के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस से हम देश को स्थिर रख सकें, बचा सकें। तो इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को यहां पर रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है, ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट किससे रिक्वेस्ट करती है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की, तो यहां पे वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन कब रिक्वेस्ट कर सकती है, तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे सिनारियोज हैं। जैसे जब नए खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएं, बजट तो एलोकेट किया था, बजट से बाहर कोई नया इमरजेंसी क्रिएट हो गया है, जैसे अभी दुनिया भर का कॉन्फ्लिक्ट, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए, या बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जिसका अनुमान नहीं था ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाए, है ना। उसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, कभी कभी इनको एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है। तो इसी दौरान यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो इन एडिशनल एक्सपेंडिचर्स को अप्रूव करता है। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, काम की इंफॉर्मेशन है ये। अब बात आती है आगे गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी की, कि सरकार आगे की फर्दर स्ट्रैटेजी क्या कह रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, करंट समय पर इन्होंने बोला है कि इंडिया ने एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बनाया है। कोविड-19 में भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन जनरेट हुई थी, लेकिन कोविड-19 के बाद में इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। भारत ने अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मेंटेन किया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यानी सरकार ने जितना कमाया है, ठीक है, सरकार का जितना टोटल कमाई है और सरकार के जितने खर्चे हैं, तो खर्चे में से सारी कमाई माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना घाटा आ रहा है। ठीक है, कई घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट को हम थोड़ा सा मेंटेन करते चल रहे हैं। मतलब फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके देश में फिस्कल डिसिप्लिन चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक स्थिर है। तो निर्मला सीतारमन जी का ये स्टेटमेंट है कि हमने स्टेबलाइजेशन को मेंटेन किया है। ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस इतने एक्सपैंड हो चुके हैं, इसी की वजह से हमें एक हेडरूम चाहिए अलग से, यानी एक ऑप्शन चाहिए होगा, एडिशनल ऑप्शन की, अगर भविष्य में कोई दृश्य बेकार होता है तो हम किस तरीके से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे। इसी के लिए ये एनर्जी स्टेबलाइजेशन फंड, या फिर आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की बात यहां पर इस आर्टिकल में की गई है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट। कभी भी रिवाइज करना हो मेरे दोस्त, तो इस पीडीएफ में आपको रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसको आप बहुत इजीली कभी भी रिवाइज कर सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, उसके अलावा इसका रीज़न क्या था क्रिएट करने का, एंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है। ठीक है, इसको पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूवल मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नंबर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, इस आर्टिकल में इतना ही पढ़ना है। तो आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखा, हम लोग सब कोई आर्टिकल ये पढ़ रहा है, लेकिन आप एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो इकोनॉमी की दो चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसी से संबंधित मैं आप लोगों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो इन दो प्रश्नों के उत्तर दो पहले नीचे कमेंट सेक्शन में। ये टॉपिक आपका और भी बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, कमेंट ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो और उसका आंसर लिखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे हर एक आर्टिकल में प्रश्न मिलने वाले हैं।
प्रश्न यह है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स इन इंडिया रेफर्स टू। जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है भारत के अंदर में, ये किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक्स्ट्रा फंड है जो आरबीआई अपने बैंक्स को देता है? या ऑप्शन नंबर बी, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर है जो बेसिक तौर पे सरकार पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करके लेती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर? या ऑप्शन नंबर सी, ये इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की साइड से दिया जाता है? या ऑप्शन नंबर डी, ये कोई ग्रांट है जो बेसिक तौर पे फिनांस कमीशन इसको अप्रूव करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डालो नीचे कमेंट सेक्शन में और उसका उत्तर फटाफट दो। और सेकंड प्रश्न आपके सामने नीचे ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। चलो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है इसके रिगार्डिंग आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो फंड है इसको क्रिएट किया गया है टू प्रोवाइड फिस्कल स्पेस फॉर द गवर्नमेंट, कि भाई दुनिया में इतने सारे इकोनॉमिक झटके लग रहे हैं तो उसको सर्वाइव करने के लिए ये फंड बनाया गया। दूसरा, इस फंड को यहाँ पर पैसे कहाँ से आएंगे इस फंड में? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस फंड में जो पैसे आते हैं वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट के थ्रू आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस फंड को कौन मैनेज करता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है? बताएं जरा तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। फटाफट आंसर भर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नहीं अगला आर्टिकल पर आते हैं और इसमें भी प्रश्न मिलेगा वीडियो इस आर्टिकल के एंड में। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में 2 जगह पर यह आर्टिकल छपा है। मैं आपको इतना बता दूंगा कि क्या याद रखना है। आर्टिकल को बहुत गहराई से देखोगे तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला यूएस का सेंट्रल कमांड है जिसका नाम है सेंटकॉम। ये यूएसए का सेंट्रल कमांड है और ये जो सेंटकॉम नाम की बॉडी है दोस्तों, इसका मेन पर्पस है कि आज वेस्ट एशिया के अंदर में जो भी मिलिट्री अपडेट्स होते हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में जो अमेरिका की आर्मी फैली हुई है ना, उसको मॉनिटर करने का काम होता है सेंटकॉम का। तो सेंटकॉम ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूज़ को, और बता दिया है कि हाँ बिल्कुल अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, या KC-135 से याद रखना। इतना ही याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ KC-135 क्या है, तो यह है दोस्तों एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, यानी हवा में ही, कि मान लो हमारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, हवा में ही हमारी एयरफोर्स यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, उसमें हवा में ही फ्यूल खत्म हो रहा है, हवा में ही फ्यूल भरने की ज़रूरत है, तो ये US KC-135 हवा में ही हमारे एयरक्राफ्ट में फ्यूल डाल सकता है, रिफ्यूल कर सकता है। तो हुआ क्या, ये कंफर्म कर दिया गया है कि अमेरिका का एक US KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया है, क्रैश हो चुका है वेस्टर्न इराक के अंदर। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ चर्चाओं में। और मैं इस पूरे वॉर का दृश्य अगर आप लोगों को अभी तक बता दूं तो यूएसए का नुकसान बराबर कर रहा है ईरान। भले ही ईरान में कितना नुकसान हुआ हो, यूएसए का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये यूएसए का चौथा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो इस वॉर के दौरान लॉस हुआ है। कहोगे चौथा? हाँ, इससे पहले आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी थी क्या? 3 F-15 फाइटर जेट्स को भी शॉट डाउन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इन F-15 फाइटर जेट्स को ईरान ने शॉट डाउन नहीं किया, कुवैत ने शॉट डाउन कर दिया। अब हुआ क्या भाई, कुवैत तो यहाँ पर यूएसए के साथ में मिलकर काम कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? कुवैत कहता है भाई मिस्टेकनली, गलती से ये हो गया, ठीक है। तो गलती से 3 F-15 जेट्स यहाँ पर शॉट डाउन कर दिए गए। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, बच गए। लेकिन KC-135 की बात करेंगे जो पिछले 60 सालों से ऑपरेट कर रहा है, इसमें यहाँ पर क्रू मेंबर्स थे, पायलट, को पायलट, तीसरा व्यक्ति जो इसको ऑपरेट कर रहा था। अब ये भी रिफ्यूलिंग के दौरान ही आप कह सकते हैं क्रैश हो गया। तो KC-135 के बारे में थोड़ा सा याद रखेगा, इसमें कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछ लेगा ये क्या है। तो पता होना चाहिए कि ये एक एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब थोड़ी डिटेल, ये हवा में किस तरीके से रिफ्यूलिंग करता है, ये देखो एक फोटो है ना, ये है KC-135, ये मिलिट्री फाइटर जेट, इसमें हवा में रिफ्यूलिंग कर रहा है, फ्यूल भर रहा है, जिससे फ्यूल ख़त्म नहीं होगा, बराबर यहाँ पर ये उड़ता रहेगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया, मैंने बोला है फिर से बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। KC-135 इज़ अ रिफ्यूलिंग टैंकर, ठीक है, जो बेसिक तौर पे हमारे एयरक्राफ्ट को हवा में रिफ्यूल करता है। ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने कितने क्रू मेंबर होते हैं, नॉट रियली इंपॉर्टेंट, आर्टिकल में था तो मैंने आपके इस PDF में लगा दिया है, चाहो तो रीड कर लेना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और,
एक कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पर जिसको बोलते हैं फ्रेंडली फायर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि यूएसए का ये चौथा बहुत बड़ा झटका है यूएसए को, KC-135 का। इससे पहले 3 F-15 फाइटर जेट्स भी यहाँ पर गिरा दिए हैं, लेकिन कुवैत की फोर्सेस ने। अब हुआ क्या कि यूएसए के जो ये F-15 फाइटर जेट्स है, ये कुवैत की फोर्सेस ने मिस्टेकनली, बहुत गलती से शॉट डाउन कर दिए। उनका कांटेक्ट नहीं बैठ पाया, कुछ एरर जनरेट हुआ, जिससे यहाँ पर ये 3 फाइटर जेट्स गिरा दिए गए। अब क्योंकि कुवैत इंटेंशनली ये काम नहीं करना चाहता था, मिस्टेकनली हुआ है, तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? फ्रेंडली फायर। ठीक है, तो इसको फ्रेंडली फायर कहते हैं कि भाई जब मिलिट्री फोर्सेस एक्सीडेंटली अटैक कर देती हैं अपने ही ग्रुप के लोगों को, अपने ही कह सकते हैं कि एलाइड फोर्सेस को, है ना, अपने ही ग्रुप कंट्री को यहाँ पर अटैक कर देती हैं गलती से, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रेंडली फायर। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है आप लोगों से। तो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेंडली फायर? तो फ्रेंडली फायर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मिलिट्री सिचुएशन जहां पर जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, एक्सीडेंटली अपनी खुद की फोर्सेस को अटैक कर देते हैं या अपने ही ग्रुप के कंट्री को अटैक कर देते हैं इस पूरे कॉम्बैट के दौरान। ये आखिरकार ये कैसे हो जाता है? गलती, इतनी भारी गलती कैसे हो जाती है? क्योंकि कई बार टारगेट्स मिस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाते हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये हादसे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने KC-135 के बारे में पढ़ा, इसके अलावा छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं। एक टर्म भी याद रखिएगा इसमें, फ्रेंडली फायर। तो 2 चीज़ें आपको इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से मिल जाएंगी। आगे आते हैं, चलो अब देखें ज़रा कितना पता चल चुका है आपको। यहीं पर आंसर भी है इसी पेज पर और यहीं पर क्वेश्चन भी है। फटाफट चलो आंसर दे दो इस प्रश्न का। प्रश्न यह है कि एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, ये कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है, बताओ ये किस लिए इस्तेमाल किए जाता है? इसका मेन पर्पस क्या है? क्या ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशन है, लगातार बॉम्बिंग करता है? क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? या फिर ये सर्वेलांस, निगरानी करने के लिए यूज़ किया जाता है? या फिर ये एयर रिफ्यूलिंग ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट है? तो बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट आंसर लिख दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है यह आज के सेशन का। अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में। पेज नंबर मैंने लिखे नहीं है, चेक कर लेना, डेली एडिशन के यहाँ पर ये आर्टिकल हैं सारे के सारे। काम की चीज़ आपको मिल जाएंगी, बस उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या। तो ये टॉपिक है जहाँ पे बात हो रही है, पार्लियामेंट्री पैनल सीक्स कमिटी ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई देखो, लगातार शहरीकरण बढ़ते चले जा रहा है, लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे। तो अभी क्या है, पार्लियामेंट्री पैनल यहाँ पर मांग करता है एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी में शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कैसी कैसी कमी है, क्या हमें अपनाना चाहिए सोल्यूशन, उस चीज़ को मेंशन करो। तो मांग की जा रही है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमेटी बनाई जाए, बस इतनी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया का टारगेट है, हम चाहते हैं एक विकसित भारत देखना 2047 तक, 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड इकॉनमी बन जाएगा। ये हमारा एक मेन टारगेट है, ये करना। टारगेट अभी थोड़ा दूर है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट और आती है, वो यहाँ पर ये कहती है कि इंडिया के अंदर में जितना ज़्यादा शहरीकरण होना है ये 2030 तक हो जाएगा। इंडियंस विल लिव इन सिटीज़ बाय 2030। और कितने इंडियंस? 75%। 2030 के बाद कोई भारतीय मतलब फिर शहर में जाए, थोड़ा मुश्किल है। तो इतना तक यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है, हमने डेटा कवर कर रखा है। लेकिन ये जो कमेटी है, ये कमेटी यहाँ पर मतलब ये जो कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में मेंशन भी किया है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में आप देख सकते हो एक पैनल है जिन्होंने मांग की है कि भाई हमें फिर भी एक कमेटी बनानी होगी, क्योंकि आज बहुत सारी आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया है। अब पता है इस आर्टिकल से आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इस आर्टिकल में छोटी छोटी स्कीम दी गई हैं, जैसे अमृत 2.0, ठीक है, उसके अलावा SBM अर्बन, है ना, फिर उसके बाद PMAY 2.0, देन है PM ई बस सेवा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है हमने स्कीम चला तो रखी है शहर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया और बोला कि ठीक है भाई, ये सब स्कीम है। और कमेटी कहती है ये सब स्कीम है स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, आप अभी भी शहर के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपने कहा कि 2030 तक शहरीकरण हो जाएगा, तो क्या 2030 के बाद हमें ध्यान नहीं देना है? उसके बाद भी सर्वे करना ज़रूरी है। तो ये कुछ कंसर्न्स उठाए गए हैं। कहने का मतलब है केवल और केवल इतनी मांग हो रही है, एक कमेटी का गठन कर लो। वो कमेटी का मेन काम क्या होगा? भारत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर शहरों में जो बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पता चलेगी। कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आराम से डिसाइड हो सकेगी। शहरों को और बढ़िया कर पाएंगे। शहरों को बढ़िया करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक और रिपोर्ट डिस्कस की गई है। 2022 में एक रिपोर्ट आती है, सिटीज़ एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ।
मेरे दोस्त इसको याद रखना, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। सिटीज एज इंजन ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो नीति आयोग और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथ में मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया है क्लियरली कि जिस देश के अंदर में अर्बनाइजेशन मजबूत होता है उस देश की जीडीपी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितना शहरीकरण उतनी बढ़िया जीडीपी ग्रोथ, उतनी अच्छी देश की इकोनॉमी। तो इसलिए शहर पे फोकस करना ज़रूरी है। इसीलिए ये पार्लियामेंट्री पैनल एक कमेटी की डिमांड कर रहा है कि भाई बनाओ जल्दी से कमेटी, और उसके अलावा फोकस करो यहाँ पर हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। क्लियर हो गया? वैसे तो मैंने आपको आर्टिकल में समझा दिया है, लेकिन इस आर्टिकल में जो मैंने चीज़ें मार्क करी हैं आपके सामने ना, ये काम की चीज़ है, और इसके लिए मैंने अलग से छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना दिए हैं। करना क्या है? कुछ नहीं, इस पीडीएफ में ही आपको मिल जाएंगे। करंट गवर्नमेंट स्कीम्स में आप देख पाओगे, तो मैंने बता दिया है इस आर्टिकल में जितनी भी स्कीम मेंशन है। पूछेगा क्या? ये पूछ सकता है बताओ ये स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है, हाल ही में चर्चाओं में थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री पैनल ने मांग की है कमेटी बनाने की, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो शहर के मामले संभालते हैं, उन्होंने बोला कि भाई ज़रूरत ही क्या है, सरकार की ऑलरेडी स्कीम चल रही है। अच्छा, कौन कौन सी स्कीम चल रही है? नंबर 1 स्कीम को अगर हम देखते हैं तो एज अमृत 2.0, इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहर के अंदर बदलाव करने के लिए पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई है, जिसका मेन पर्पज़ है शहर के अंदर में टैप वाटर सप्लाई, पीने का पानी लोगों को मिले, और जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो गंदगी को साफ किया जाए शहर में। दूसरी स्कीम जो इस आर्टिकल मेंशन की गई है वो है SBM 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत काम का है। इसका मेन पर्पज़ है शहरों के अंदर में टॉयलेट्स, साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। तीसरी मेजर स्कीम जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई है विच इज़ PMAYU 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसका मेन पर्पज़ है शहर के एरियाज़ में लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये थर्ड स्कीम है जो इस आर्टिकल में है। फोर्थ स्कीम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया है, शहरों में मेट्रो रेल इंप्रूव किया जाए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पोल्यूशन कम हो, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो मेट्रो अवेलेबल करवाओ जो अफोर्डेबल हो। फिर उसके बाद में PME बस सेवा गवर्नमेंट कह रही है, ये भी हमने चलाया, इलेक्ट्रिक बसेस चलाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये स्कीम ऑलरेडी काम कर रही हैं भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इन करंट सिनेरियोज में? तो पार्लियामेंट्री पैनल कहता है कि भाई ठीक है, ये प्रोग्राम्स हैं, हम मानते हैं प्रोग्राम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रोग्राम एक पर्टिकुलर स्कीम ड्रिवन सेक्टर स्पेसिफिक हैं, अलग अलग सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। एक होलिस्टिक कवरेज की बात करेंगे तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे होलिस्टिक कवरेज को देखने के लिए एक कमेटी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मैंने आपको जीडीपी और शहरों के कनेक्शन के बारे में समझाया जो 2022 की एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। एंड व्हाट इज द रिपोर्ट? सिटीज एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ। प्रश्न पूछा जाएगा ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है? तो नीति आयोग और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साइड से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। आगे आते हैं अगले इंफॉर्मेशन के ऊपर में। और क्या है? बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें फटाफट रिवीजन पॉइंटर पर आ जाओ। जो मांग है वो मैंने आपको बता दिया, डिमांड क्या है वो आपने समझा। कभी भी रिवाइज करना हो तो आर्टिकल को रिवाइज कर सकते हैं विद दीज बेसिक पॉइंट्स। चलिए, अब एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 डालो नीचे कमेंट सेक्शन में, आंसर लिख दो। प्रश्न यह है कि ये स्कीम है अमृत 2.0 भारत के अंदर में। इस अमृत 2.0 का मेन पर्पस क्या है ये बताओ। क्या ये अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाता है, या ये वाटर सप्लाई या सीवेज मैनेजमेंट के लिए काम करता है, या ये अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है यानी इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह प्रमोट कर रहा है, या फिर ये स्मार्ट सिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है? तो मेन पर्पस अमृत 2.0 का क्या है? जल्दी जल्दी इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत काम का है, डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स। इसमें भी छोटे छोटे फैक्ट्स छुपे हुए हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर में, आराम से निचोड़ के पढ़ेंगे। लेकिन इस पे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। देखो, ये PDF वैसे जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं ना, ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं। चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप इन PDFs को एज इट इज रीड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिसमें आर्टिकल भी है, आर्टिकल के बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक चीज़, एक PDF, सारा काम खत्म। न्यूज़पेपर से डर लगता है, आप देख पाओगे यहाँ पर कितने अच्छे से आपको हर एक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पता चलता रहता है क्या पढ़ना है। लेकिन ये सारी PDF कहाँ पे मिलेंगी? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं।
ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं और मेक श्योर करें यार वीडियो पे लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं है ना उसको प्रेस करें, अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाएं इन लेक्चर्स के प्रति। अगला आर्टिकल हमारे पास में ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, बस खाली आपको मैंने जो पॉइंट रटा रखा है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास दो रीजन कौन कौन से, यानी ये जो स्ट्रेट है दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ता है, वो कौन कौन सा समुद्र का हिस्सा है। एक तो दोस्तों यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, और ये रहा अंदर पर्शियन गल्फ। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये यूपीएससी इस बार सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, खबर यह है कि पहले तो भाई बहुत बवाल चल रहा था कि इंडिया का कोई जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर चुका है इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में डर यही है किसी भी जहाज पर अटैक हो सकता है। तो एक जहाज यहां से निकला कतर में से, ध्यान रखिए कतर में से, और ये क्या लेकर निकला था, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और ये जो जहाज है इस जहाज का नाम है शिवालिक। आपको क्या नोट करना है मेरे दोस्त, शिवालिक। शिवालिक क्या है, शिवालिक है दोस्तों भारत का एलपीजी कैरियर। आप बहुत सारे जहाज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका पर्पस पूछ सकता है शिवालिक का मेन पर्पस क्या है, एलपीजी कैरियर। ये एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने जहाज़ बना रखा है और कतर से हम सबसे ज़्यादा एलपीजी खरीदते हैं। तो ये जहाज़ आप कह सकते हैं, आर्टिकल में मेंशन किया जाता है कतर से, कतर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रास लफन, यहाँ से ये जहाज़ निकलता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक पहुँचता है कल 13 मार्च को। 13 मार्च शाम 10:30 बजे, रात 10:30 बजे ये जो वेसल की पोजीशन है वो आपको पार देखने को मिलेगी। यानी वैसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये क्रॉस कर चुका है, ये जो अभी मैंने बताया ना कल रात तक की जो लोकेशन है वो ये वाली है जहाँ पे ग्रीन डॉट बना दिया है, यानी ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर चुका है। तो यही आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो रहा है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन फ्लैग्ड वेसल, ये देखिए इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर, इस जहाज के ऊपर में भारत का झंडा लगा हुआ है। तो ये जहाज दोस्तों यहाँ पे क्रॉस कर चुका है इस पर्टिकुलर रीजन को, जिस वजह से आर्टिकल छप रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आपको इसके ऊपर में पब्लिश होते नजर आएंगे। हालांकि कुछ और जहाज़ों ने कोशिश की है बट वो निकल नहीं पाए, इसमें फंसे हुए हैं। आज तमाम जहाज़ पर्शियन गल्फ में अटके पड़े हैं क्योंकि डर है भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर किसी भी जहाज़ के ऊपर में मिसाइल अटैक वगैरह हो गया तो ये जो शिवालिक है ये कार्गो कैरिंग कैपेसिटी मैंने बताया आपको कि एलपीजी को कैरी करता है और लगभग 54,000 टन, कितना 54,000 टन तक के वेट को ये कैरी कर सकता है। ये रास लफान से निकल चुका है, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी क्रॉस कर चुका है और बहुत जल्दी यहाँ पर ये भारत में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस इतना सा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन था, डेटा को ट्रैक करके हमें ये सारी की सारी जो जानकारी है वो मिलती है। तो बैकग्राउंड न्यूज़ आपको समझ में आया कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द शिप शिवालिक। ये प्रीलिम के लिए एक फैक्ट है। शिवालिक क्या है, शिवालिक एक एलपीजी कैरियर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कैरी करने वाला जहाज है। इसकी टोटल कार्गो कैपेसिटी लगभग 54,000 टन से ज़्यादा है, ये बात रटने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके शिवालिक के अलावा शहादरी के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि शहादरी क्या है, पूछ लेगा कि बताओ शिवालिक और सहादरी, ये हाल ही में न्यूज़ में थे। ये क्या है, ये दोनों के दोनों ही दोस्तों एलपीजी कैरियर हैं। एलपीजी कैरियर आपने एक तो सुना होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अपने ऊपर एयरक्राफ्ट रख सकते हैं, है ना, बड़े बड़े हमारे विशाल साइज़ के जहाज़ होते हैं, ये एलपीजी को कैरी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, शिवालिक और सहादरी की बात हो गई। उसके अलावा इस आर्टिकल को देखोगे तो उसमें एक और जहाज़ की बात हो रही है, जग प्रकाश। ठीक है, जग प्रकाश क्या है, ये एक ऑयल टैंकर है, ऑयल को कैरी करता है। जग प्रकाश के अलावा मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उसमें मुझे एक और जहाज़ के बारे में जानकारी मिली है। ओ वेट 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 भाई, वो जहाज़ कहाँ गया, ये रहा, शेनलोंग। तो शेनलोंग भी यहाँ पर क्रूड ऑयल को कैरी करता है। तो दो जहाज़ एलपीजी कैरियर हो गए, शिवालिक और सहादरी। इधर जग प्रकाश और शेनलोंग ये ऑयल कैरी करते हैं, ये दोनों जहाज़ अभी अटके पड़े हैं। अच्छा, शेनलोंग तो यहाँ पर पास हो गया था, जग प्रकाश यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, शेनलोंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग 8 मार्च को ही क्रॉस कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है ना, शेनलोंग जो पास हुआ है ये अपने नए मेथड से पास हुआ है, या ये जो यहाँ पर जहाज आज के समय पर कोशिश कर रहे हैं इस एरिया को क्रॉस कर जाएं, क्योंकि इस एरिया को क्रॉस करना आज सबसे बड़ा डर है।
ईरान मिसाइलें बरसा रहा है यूएस के मिलिट्री बेसिस पर, इन सभी कंट्रीज़ में। कोई जहाज़ अगर दिखा और उसका यूएस कनेक्शन दिखा, ईरान छोड़ेगा नहीं, उस जहाज़ को उड़ा देगा। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है, और कितना भारी नुकसान होगा ये आपको पता चल गया होगा। उसमें ऑयल है या फिर एलपीजी आ रही है, तो विस्फोट कितना भयानक होगा, उसके आसपास का एनवायरमेंट क्या तबाह हो जाएगा, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो जहाज आज के समय पर कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते से निकला जाए, लेकिन निकलने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स अपनाए जाएं। और वो क्या है? AIS, जिसको हम बोलते हैं, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। अभी एक और टेक्नोलॉजी इस चर्चा में आर्टिकल में, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो जहाज है अपने AIS को ऑफ कर लें, उसके बाद निकलें, क्योंकि अगर ये AIS चलता रहेगा तो इससे जहाज को ट्रैक किया जा सकता है कि कहाँ से जहाज कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पर है ये जहाज। तो ये ऑफ करना होगा। दूसरी चीज़, आज क्या हो रहा है ना कि जहाज़ों को चुन चुन के अटैक कैसे किया जा रहा है। भाई समुद्र में कितनी दूर जहाज़ है कैसे पता चलता है? GPS स्पूफिंग करी जाती है, या जो सिग्नल्स है वो जैम कर दिए जाते हैं। भाई GPS का इस्तेमाल करके जो जहाज़ है वो नेविगेशन चलता है, नेविगेशन को अपना फॉलो करता है, पाथ अपना बनाता है, उसके ज़रिए यहाँ पर अपने ट्रैक पर पहुँचता है, डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। लेकिन GPS स्पूफिंग का मतलब है सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करना और जहाज़ को धोखा देना, जहाज़ को मिसलीड करना कि भाई तेरा सिग्नल ये नहीं, ये है, और उसको यहाँ पे दूसरे रास्ते में भटका देना। फिर वो भटक के दूसरे रास्ते में जाएगा, अटैक कर देना। ऐसे ही सिग्नल जैमिंग होता है, ये तरीके होते हैं। तो यही तरीके फॉलो किए जाते हैं जहाज़ को अटैक करने के लिए, GPS स्पूफिंग वगैरह करी जाती है। तो ये जो जहाज़ हैं फिर यहाँ पर अपना रास्ता भटक जाते हैं, है ना? तो इसी के लिए क्या है कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अपना ऑफ कर दो। अब जब इसको ऑफ कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जहाज़ पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है, या ना के बराबर यहाँ पर आप जहाज़ को नहीं पकड़ सकते, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसमें करना क्या है? देखो, बैकग्राउंड आपने समझा न्यूज़ के बारे में। दूसरे और शिप कौन कौन से चर्चाओं में, जग प्रकाश, यह आपने जाना, ठीक है। उसके अलावा शेनलोंग के बारे में आपने जाना, शेनलोंग ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर लिया है। और शेनलोंग कैसे क्रॉस करा है कि भाई शेनलोंग ने यही काम किया, इनको भी यहाँ पर ये खतरे फेस करने पड़े। तो शेनलोंग ने अपना जो ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ये ट्रैकिंग सिस्टम जिसको हम AIS कहते हैं, इस ट्रैकिंग सिस्टम को इन्होंने ऑफ कर दिया, उसके माध्यम से ये क्रॉस हुए। और ये सारी कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास चल रही है। और आपको पता चल चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इसमें कतर है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और ईरान। कोई भी डिसरप्शन अगर होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा तो आज LNG, LPG, क्रूड ऑयल, इन सब के क्राइसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये सब चीज़ें प्रोड्यूस ही इन्हीं देशों में होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है दुनिया भर के कंट्रीज़ के ऊपर में। तो आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये धीरे धीरे गंभीर रूप ले रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। क्योंकि इस जहाज के मेन इफेक्ट्स क्या हैं दोस्तों? देखो, हुआ क्या एक्चुअली में, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, बॉम्बार्डिंग होने के बाद में, ये सब 28 फरवरी को शुरू हुआ। बहुत सारे जहाज यहीं पर रुके पड़े हैं। 600 से ज़्यादा जहाज, आप इमेजिन करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पीछे रुके पड़े हैं। जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उन्हें डर है कहीं अटैक ना हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंश्योरेंस कंपनीज हाथ खड़ा कर लेंगी कि भाई इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है, कैसे हम पूरा करेंगे? ये है प्रॉब्लम। तो ये जो रिस्क है बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है इन जहाज़ों के थ्रू, इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, समझे? तो ये जितने भी जहाज़ आपको देखने को मिलेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आज के समय पर क्रॉस कर भी रहे हैं, तो वो बहुत बड़े रिस्क से निकल रहे हैं, क्योंकि उन पे मिसाइल अटैक हो सकता है, ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, नेवल अटैक हो सकता है, या फिर उन जहाज़ों को एक और बहुत बड़ा रिस्क फेस करना पड़ सकता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिस्क। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिस्क क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें या तो होती है GPS स्पूफिंग, फेक नेविगेशन सिग्नल देके जहाज़ को भटका देना उसके रास्ते से, या फिर उसके सिग्नल को जैम कर देना जिससे अगेन जहाज़ भटक जाएगा, है ना। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, मैंने बताया ना जितने भी जहाज़ है वो नॉर्मली एक सिस्टम यूज़ करते हैं, और उस सिस्टम को यहाँ पे हम लोग कहते हैं AIS, विच इज़ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। प्लीज़ इस सिस्टम के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। ये AIS सिस्टम एक ट्रैकिंग सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है अपने जहाज़ों को पहचानने के लिए, या जहाज़ों को ऊपर से ही मॉनिटर करने की कोशिश की जाती है, तो वो AIS सिस्टम के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। तो कई बार ये जो जहाज़ हैं, ऐसे जब हमले होते हैं तो ये कौन सा टेक्निक अपनाते हैं? ये टेक्निक अपनाते हैं डार्क ट्रांजिट टेक्निक। तो थोड़ा सा ये याद रखिए, डार्क ट्रांजिट का मतलब यह है कि ये जो जहाज़ हैं अपने AIS सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब बंद कर दिया तो ट्रैक ही नहीं हो पाएंगे, और इस प्रैक्टिस को डार्क ट्रांजिट या डिजिटल डार्कनेस कहा जाता है। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बताओ डार्क ट्रांजिट या डिजिटल डार्कनेस क्या होता है। इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब जहाज़ अपना AIS सिस्टम ऑफ करके यहाँ से पास होता है तो उसको डार्क ट्रांजिट या डिजिटल डार्कनेस कहा जाता है।
जिसकी वजह से शिप्स को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड वो आपको रिवीजन पॉइंटर्स में मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंगली हमने हर एक चीज़ कवर की, आर्टिकल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, शॉर्ट नोट भी बन गए। अब चलो एक छोटा सा प्रश्न है, फटाफट इसका आंसर दे दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आंसर भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा इस पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। इन चारों में से यहाँ पर दो दो वाटर बॉडीज दी गई हैं, तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सी दो वाटर बॉडीज हैं जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। पहला है रेड सी या मेडिटेरेनियन सी, दूसरा है अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, तीसरा पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान, या चौथा गल्फ ऑफ एडन या रेड सी। फटाफट आंसर भर दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी अगला आर्टिकल, बार बार प्रश्न ही निकलता है मुंह से। तो अगले आर्टिकल में इंडिया सीचिल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। भाई सीचिल्स आज के समय पर इंडियन ओशन में लोकेटेड एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। तो इन दोनों के बीच में रिसेंटली एक अभ्यास की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अभी जो ऑनगोइंग एक एक्सरसाइज चल रहा है भारत और सीचिल्स के बीच में, उसका नाम है लामित्य 2026। ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में आया हमारे न्यूज़पेपर में। इस बार ये जो अभ्यास है ये सीचिल्स डिफेंस अकेडमी में हो रहा है। 10 मार्च से शुरू हुआ है, 22 मार्च तक ये अभ्यास चलने वाला है। और ये जो अभ्यास है ये पहला ट्राई सर्विस एडिशन है। ट्राई सर्विस मतलब दोनों देशों की यहाँ पर जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये तीनों आपस में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, यानी एक दूसरे कंट्रीज़ की फोर्सेस के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करेगा, एक्सपैंड करने का काम करेगा। ये कंट्रीज़ एक दूसरे को कुछ नई स्किल्स सिखाएंगी जो उनके पास में यूनिक चीज़ें हैं। तो ये एक्सरसाइज लामित्य के बारे में डिस्कशन हुआ। चलिए आर्टिकल समाप्त हुआ। आर्टिकल के शॉर्ट नोट आपके सामने प्रेजेंट है। क्या पूछेगा यहाँ से एग्जाम में? इतना पूछेगा कि बताओ लामित्य नाम का अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है, एंड द आंसर इज इंडिया एंड सीचल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये फर्स्ट ट्राई सर्विस एडिशन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर यहाँ पर साथ में अभ्यास करेंगी। ओके, पर्पस मैंने बताया, इसका मेन पर्पस है इंटर ऑपरेबिलिटी को एक्सपैंड करना, इसको बढ़ाना। एंड इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि दोनों ही आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो सीचिल्स की आर्म फोर्सेस हों या हमारी आर्म फोर्सेस हों, हमारी जो एबिलिटी है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके किसी मिलिट्री ऑपरेशन में अगर साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत पड़े तो मिलकर करेंगे। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों यहाँ पर एक कंपैटिबल इक्विपमेंट या कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। ये मेन पर्पस है इंटरऑपरेबिलिटी का। चलिए, कुछ भी रिवाइज करना हो तो ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, एक्सरसाइज का नेम, मीनिंग, लोकेशन, डेट वगैरह वगैरह, एंड काम खत्म। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्य। लामित्य को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सीचल्स। दूसरा, ये अभ्यास का मेन पर्पस है दोनों कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करना। तो बताएं दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, या फिर डी इनमें से कोई सा नहीं। बताएं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। तब तक अगला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे आज हमारे अखबार का बात करता है रिगार्डिंग सैंड माइनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। तो हुआ क्या है मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अभी इस मामले में उतर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने चंबल सेंचुरी को बचाने की बात की है। चंबल सेंचुरी के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, मैंने बहुत पढ़ाया है आपको। चंबल सेंचुरी या चंबल रिवर किस लिए पॉपुलर है? चंबल रिवर तो पॉपुलर है घड़ियाल्स के लिए। याद आया? ठीक है, शायद याद आ गया होगा। घड़ियाल वो मगरमच्छ है जिसकी चोंच, स्पाउट जो है, मतलब चोंच, स्नाउट जिसको बोलते हैं, लंबा सा निकला हुआ है। और ये घड़ियाल्स को नेचुरली अगर भारत में देखना हो तो कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें? चंबल रिवर पर, अगर घड़ियाल्स देखने हैं तो। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि घड़ियाल्स देखना है तो कहाँ देखोगे? चंबल रिवर में। अब दोस्तों यहीं पर चंबल रिवर से ही इस नाम लिया गया है नेशनल चंबल सेंचुरी का। अब हमारे पास में एक नेशनल चंबल सेंचुरी है और ये सेंचुरी आपको याद रखना है, ज़रूरी है, 3 राज्यों में प्रेजेंट है, 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर। कहने का मतलब यह है एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, है ना। तीनों के यहाँ पर आप लो भाई, तीनों गायब। तो एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, अब तीनों के यहाँ पर ये जो मीटिंग पॉइंट है यहीं पर ये नेशनल चंबल सेंचुरी हमको देखने को मिल जाती है।
अब सर वो 3 राज्य कौन-कौन से हैं? तो ये रहा आपके सामने इन्फॉर्मेशन। इन 3 राज्यों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है? तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, नेशनल चंबल सेंचुरी कौन से 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है? तो फर्स्ट इज़ राजस्थान, देन उसके बाद में है मध्य प्रदेश एंड देन है उत्तर प्रदेश। इन तीनों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है? तो कोर्ट ये कहता है कि भाई इस नेशनल चंबल सेंचुरी में आज एक बड़ी हद पार हो चुकी है और हद पार यह है कि यहाँ पर नदी में से सैंड को निकाला जा रहा है। सैंड मतलब रेत को निकाला जा रहा है, जिस रेत का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है और इलीगल तरीके से। एक तो कानून के दायरे में सारे काम होते हैं, अगर आप कानून के दायरे में सारे काम नहीं करोगे मतलब इलीगल है, अवैध काम हो रहा है। तो आज अवैध तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है। सैंड माइनिंग मतलब रेत का खनन होना, और इसके लिए बहुत सारे सैंड माफिया हैं जो ये काम करते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी पहले, डिगिंग अप द चंबल, और ये रिपोर्ट है मार्च 2022 की। उस समय पर भी ये बोला गया था कि भाई आप निगरानी क्यों नहीं बना रहे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से यहाँ पर बोला गया कि भाई आप ध्यान दो, इस तरीके से सैंड माइनिंग हो रही है, और अगर ये सैंड माइनिंग होती रही तो आप समझ जाना वो जो नदी है वो बर्बाद हो जाएगी। उस नदी में से आप निकाल रहे हो धीरे धीरे करके, बहुत सारा रेत निकाल ले रहे हो। उस नदी का यहाँ पर मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। उस नदी के अंदर जो अलग अलग एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं वो बर्बाद हो जाएंगी सैंड माइनिंग करने की वजह से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस पे क्वेश्चन उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि भाई बचाओ सैंड माइनिंग से चंबल सेंचुरी को। एनजीटी को ऑर्डर दिया है बाकायदा कि भाई आप अलर्ट कर दो, ये सैंड माइनिंग अब नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर रिपोर्ट सबमिट करना हमें। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो करना क्या है, मैंने ना इस आर्टिकल पे कम जोर देके सैंड माइनिंग के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और सैंड माइनिंग ही आप लोगों को पढ़ना है इस पूरे आर्टिकल के अंदर में। सैंड माइनिंग मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल नदियां हैं, कोई लैंड एरिया है, ज़मीन है, उस पर भी रेत होती है काफ़ी सारी जगह पर, वहीं से तो रेत खोद कर निकाल कर लेकर आते हैं। कोस्टल रीजन यानी समुद्र के तट का किनारा हो गया, मैरीन एनवायरमेंट, यहाँ सभी जगह से बहुत सारी नेचुरल सैंड को रिमूव करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैंड माइनिंग। और बहुत सारे माफिया ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं जो बहुत सारा सैंड यहाँ से निकालते हैं और उनको सस्ते दाम में ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते हैं। क्योंकि इन सैंड माइनिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में। मेटल्स मिलते हैं इनमें से, कई बार क्रश्ड स्टोन्स में इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये लोग ये पैसे के चक्कर में ये नहीं देखते कि ये एनवायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं, आसपास जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको कितना डैमेज कर रहे हैं। रातों में छिप छिप के सैंड माइनिंग हो रही होती है। जब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, इनकी गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं है, तो इसलिए ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। फिर कुछ ऑफिसर ने पकड़ भी लिया तो पैसे खिला दिए गए, करप्शन सबसे ऊपर। तो चल रहा है मामला, इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, माफिया पैसे कमा रहे हैं। तो वही प्रोसेस आज भारत में हो रहा है कि इंडिया में एक नियम है दोस्तों, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 का ये गाइडलाइन है जो सैंड माइनिंग को मैनेज करने का काम करता है। तो इसमें यहां पर क्लियरली बोला गया है कि देखो, भारत के अंदर में अगर रेत के मेजर सोर्सेस होने चाहिए, अगर रेत कहीं से ला रहे हो तो रिवर सोर्सेस हो सकता है, ये 2016 का गाइडलाइन कह रहा है। लेकिन हर एक चीज नियम कानून के आधार पे होती है और किसी चीज को आप एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये नियम कहता है खुद की सैंड कहां से आता है इंडिया में? सबसे पहले नदियों से आता है। नदियों में अंदर रिवर बेड में रेत भरी है, उस रेत को खोद के निकाला जाता है ना। दूसरा, यहां पर हमारी झील है, रेजर्वोयर है, वहां से सैंड आता है। तीसरा, एग्रीकल्चर फील्ड से आता है जहां पर बहुत सारी सैंड डिपॉजिट हो जाती है बाढ़ आने के बाद या बारिश होने के बाद। फिर उसके बाद कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे से बहुत सारा सैंड निकाला जाता है। फिर आता है आपका पेलियो चैनल्स, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने एंशंट ड्राइड रिवर चैनल्स होते हैं जो सूख चुके हैं यहाँ पर, उनमें सैंड डिपॉजिट होता है, वहाँ से खोद कर निकाला जाता है। फिर छठे टाइप का जो सैंड भारत में आता है वो एम सैंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम सैंड, जिसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी कहते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होती है? आर्टिफिशियल सैंड। ये रेत बनाई जाती है रॉक्स को क्रश करके। जो चट्टान की बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है मशीन से और उसको एम सैंड का नाम दिया जाता है। ये सही ऑल्टरनेटिव माना गया है। ये बोला गया है कि भाई नदियों से रेत निकालने से अच्छा यह है रॉक्स को क्रश कर करके सैंड बना लो और यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लो। लेकिन नहीं, काम आसान चाहिए तो माफियाज यहाँ पर क्या करते हैं? सैंड माइनिंग करते हैं। अब इलीगल सैंड माइनिंग बहुत बुरी है। एक तो होता है नियम, मैंने बताया नियम कानून के अंदर में काम करना, अच्छी तरीके से काम करना, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे ना ही सही तरीके से काम हो रहा है, कानून तोड़ के काम हो रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में डिमांड है तो सैंड माइनिंग निकाल निकाल कर ये सैंड माफियाज जो है करप्शन कर लेते हैं। पकड़े भी जाते हैं तो काम खत्म। यहाँ पर कोई ऑफिसर ऐसा है जो करप्ट है तो पैसा खाया, हो गया काम।
लैक ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई मैन्युफैक्चर सैंड का आज इस्तेमाल कम है, डिमांड कम है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी डिमांड कम होने की वजह से किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है, तो माफियाज वही पुरानी सैंड माइनिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके सैंड माइनिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सैंड माइनिंग, ये रेत का खनन करने से इसके परिणाम क्या क्या निकल कर आते हैं। पहला परिणाम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बदतर और बुरा परिणाम देखने को मिलता है वो कौन सा है दोस्तों, वो है इरोजन एंड हैबिटेट डिसरप्शन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि जितना ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नदी में से सैंड निकाल लोगे तो उसका रिवर बेड चेंज हो जाएगा, इरोजन होना शुरू हो जाएगा, रेत बाकी सारी भी बह जाएगी, रिवर का पूरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जाती है फ्लड एंड इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन। जितना ज़्यादा सैंड रिमूव कर दोगे वाटर फ्लो पैटर्न नदी का बदल जाता है, फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और पानी के नीचे जो यहाँ पर अलग अलग जीव जंतु रह रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने पूरी नदी को अच्छी तरीके से पल्यूट कर दिया है सैंड को निकाल निकाल के। फिर ऐसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सॉरी। तो सैंड माइनिंग की वजह से क्या होता है, जब नदी के अंदर में से सैंड निकाल रहे हैं, दिख थोड़ी रहा है कहाँ पे गड्ढा हो रहा है कहाँ पे नहीं, है ना, जेसीबी का इस्तेमाल करके बहुत सारे गड्ढे बना दिए गए, इससे ग्राउंड वाटर और डाउन चले जाता है ना, इससे वेल्स ड्राई होने लगती हैं, पानी की कमी हो जाती है आसपास के गांव में, क्योंकि आपने बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हैं तो पानी नीचे जा रहा है। फिर बात आती है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। तो हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन है, लगातार आप सैंड माइनिंग कर रहे हैं, इससे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स वो भी बर्बाद हो रहे हैं। इवन मान लो आसपास पेड़ हुए तो, क्योंकि आप समुद्र के किनारे से निकाल रहे हैं, तो समुद्र के किनारे मैंग्रोव सिस्टम भी मिलता है, प्लांट्स वगैरह सब ये कुछ नहीं देखते, इन्हें बस खाली सैंड चाहिए और पूरी तरह से डिसरप्शन मचा देते हैं एनवायरमेंट को लेकर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको याद रखेगा सैंड माइनिंग के बारे में, ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, सैंड माइनिंग क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या पूरे प्रोविजंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। नाउ वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड मेंस क्वेश्चन एज वेल। तो दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, मेंस का प्रश्न भी आपको यहीं पे इसी आर्टिकल से अटेम्प्ट करना है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। पहले प्रीलिम्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016, 2016 की सैंड माइनिंग को लेकर जो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ पर पूछा यह जाता है कि भारत के अंदर में रेत के मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं, रेत भारत में कहाँ कहाँ से आ सकती है, मेन स्रोत क्या है। पहला रिवर बेड या फ्लड प्लेन, दूसरे पैलियो चैनल्स या तीसरे मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो बताएं इसमें क्या सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। चलिए अब एक मेंस क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, टेलीग्राम में लिख देना है, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हैं। एंड याद रखिएगा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2019 में पूछा हुआ है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। प्रश्न यह है, कोस्टल सैंड माइनिंग, जो तट के किनारे सैंड माइनिंग होती है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, भाई ये बहुत बड़ा खतरा है आज हमारे एनवायरमेंट के लिए, तो इसके इम्पैक्ट को एनालाइज कीजिए, एग्जाम्पल के साथ में बताएं, आंसर लिख दें। ठीक है, 150 शब्दों में आपने आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ये हिंदी में रीड कर लेना, हिंदी में भी यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। लिखना कैसे है, सबसे पहले देखो मैंने ये आंसर आपको प्रोवाइड भी करवाया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे कि सैंड माइनिंग मतलब होता क्या है। ठीक है, अब ये छोटे से साइड में लिखा हुआ है, अगर आप पेज में लिखोगे तो 4 से 5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन मेंशन कर पाओगे। फिर इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट बताओगे कि हाँ सैंड माइनिंग की वजह से कोस्टल इरोजन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ओडिशा का रुष्कलिया कोस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑलिव रिले टर्टल पर इम्पैक्ट जो पड़ा है, कोस्टल इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है ना। इसके अलावा आप कोस्टल इकोसिस्टम में एग्जाम्पल दे सकते हैं केरला के कोलम रीजन का, सैलिन वाटर इंट्रूजन होता है, यानी समुद्र का पानी फिर ग्राउंड वाटर में मिक्स होने लग जाता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ने लगते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इसके चैलेंजेस हो गए, सोल्यूशन नहीं पूछा है यहाँ पर, केवल चैलेंजेस ही पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर में। तो चैलेंजेस देखने के बाद में ये आपका लास्ट में कंक्लूजन हो गया, काम खत्म। तो इसको एज इट इज उठा के मत चेप देना अपने आंसर में, नए तरीके से आंसर लिखो, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है अभी सैंड माइनिंग के बारे में। ठीक है, पढ़ने के बाद में एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, सबमिट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। पीडीएफ्स इस पेड ग्रुप में मिल जाएंगे, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।